हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लासेस में हमने आपके गवर्नमेंट बजट के बारे में पढ़ा था, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी के बारे में। तो उसका हमने एक टुकड़ा को रीड किया था, समझा था। आज उसके आगे हम लोग उसका सेकंड पार्ट को समझेंगे और देखेंगे। आज के क्लास में हम लोग अदर टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में रीड करेंगे। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर को हम लोग यहाँ दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला डेवलपमेंट या नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, दूसरा प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। जैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए हम खर्च कर रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन के लिए खर्च कर, एनवायरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन के लिए। तो इस तरह के जो गवर्नमेंट खर्च करती है, इसको हम लोग डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसे खर्चे जिससे गवर्नमेंट को कोई डेवलपमेंट का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम नहीं होता है। तो इसको नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच डज नॉट प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट सच एज एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लाइक पुलिस, डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह के जो खर्चे होते हैं वो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के तहत आते हैं। फिर दूसरा है प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो प्लान एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक प्रोग्राम या स्कीम या ऑब्जेक्ट या प्रोजेक्ट को तय करती है और जिसके थ्रू उस खर्चे को किया जाता है, उसको हम लोग प्लान एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। दूसरा जो दिया है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंडिचर जिसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कोई प्लान नहीं किया है। जिसके लिए ऐसे दिया गया कि इट इंक्लूड ऑल दोस एक्सपेंडिचर विच आर नॉट कवर्ड और इंक्लूड्स इन द प्लान। इट इंक्लूड्स बोथ डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट, दोनों हो सकते हैं, लाइक एजुकेशन, हेल्थ, रोड्स, रूरल एंड अदर सेक्टर में हो सकता है। तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कैन अगेन डिवाइड इनटू टू पार्ट। इसको भी हम फिर दो सेक्टर में कर सकते हैं, पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो प्लान एक्सपेंडिचर में और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को हमने दो हिस्सों में बांटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सेंट्रल प्लान एंड असिस्टेंट एंड फाइनेंस ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटोरियल्स प्लान, यानी ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पे भी दो हिस्से होंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में, तो सेंट्रल प्लान और कैपिटल प्रोजेक्ट्स, और दूसरा होता है लोन टू स्टेट एंड अदर एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर देयर कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए। अब नॉन जो प्लान एक्सपेंडिचर है, इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है, डिफेंस सर्विसेज के लिए जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट हो रहे हैं लोन्स के, फिर ग्रांट्स दे रहे हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को, सब्सिडीज दे रहे हैं। तो ये सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफेंस कैपिटल है, लोन्स टू पब्लिक इंटरप्राइजेस को दे रहे हैं, लोन्स टू स्टेट यूनियन को दे रहे हैं, लोन टू फॉरेन गवर्नमेंट या कंट्रीज को दे रहे हैं। तो ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। एस्टिमेट टू टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल इज इक्वल टू क्या, जो एक्सपेंडिचर होते हैं किसके बराबर होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर के हमेशा बराबर होते हैं। अब आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट एट ए ग्लांस। तो बजट रिसीप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर, ये जो बजट बनता है आपके, ये दो चीजों को लेके बनाया जाता है। तो बजट में जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, रिसीप्ट हो चाहे एक्सपेंडिचर हो, इसको हम बेसिकली दो हिस्सों में बांटते हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट। इसी तरह से एक्सपेंडिचर को भी हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसके दोनों के अपने अलग अलग सोर्सेस हैं। तो इस आधार पे बजट क्या करता है, अपने आप को बजट बनाता है, बैलेंस करता है। अब बजट जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक बैलेंस बजट और दूसरा अनबैलेंस बजट। तो बैलेंस बजट का मतलब होता है कि जहां इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो जहां पे कि इनकम और एक्सपेंडिचर इक्वल होते हैं, उसको हम लोग बैलेंस बजट के नाम से जानते हैं। अनबैलेंस बजट में दो हिस्से हो जाते हैं, सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस बजट का मतलब होता है कि जहां पे हमारा जो रेवेन्यू है वो एक्सपेंडिचर से ज्यादा होता है, दैट मींस इनकम ग्रेटर देन
एक्सपेंडिचर, तो उसको हम लोग सरप्लस बजट के नाम से जानते हैं। डेफिसिट बजट का मतलब होता है वो बजट जहां गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो ग्रेटर देन होता है आपके रेवेन्यू से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेफिसिट बजट के नाम से जानते हैं। तो जो आपका सरप्लस बजट होता है, डिस्क्राइब द इन्फ्लेशन टेंडेंसी, सरप्लस बजट इज डिजायर्ड tendencies. Surplus budget is desired because surplus budget decrease the level of aggregate demands in economy, which helps to reducing the efficiency gap इन द इकोनॉमी। तो ये क्या करता है, आपके इनकम और एक्सपेंसेस को बराबर करता है, जिससे कि महंगाई में कमी आती है। तो सरप्लस बजट का हम लोग कब बनाते हैं, लो पब्लिक एक्सपेंडिचर। सरप्लस बजट क्या होता है, जब पब्लिक गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर देती है, जिससे लेस इकोनॉमी होती है, जिससे लेस इन्वेस्टमेंट होता है, जिससे लेस एम्प्लॉयमेंट होता है और जिससे लेस इनकम होता है, और उसकी वजह से फिर क्या हो जाता है, लेस सेविंग और लेस कंजप्शन हो जाता है। तो इस जो सरप्लस बजट के इसके ये साइड इफेक्ट्स होते हैं। डेफिसिट बजट में जैसे मैंने बताया था कि आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं ग्रेटर देन होते हैं रेवेन्यू से। इसके क्या असर होते हैं, पहला, डेफिसिट बजट मोर पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, मोर इन्वेस्टमेंट होता है, मोर एम्प्लॉयमेंट होता है, मोर इनकम होता है एंड मोर सेविंग एंड कंजप्शन होता है। तो ये इसके इफेक्ट्स होते हैं। बजट डेफिसिट का मतलब क्या होता है, बजट डेफिसिट का मतलब होता है कि आपका जब एक्सपेंडिचर हो जो इनकम से ज्यादा हो जाए तो वो क्या कहलाता है, डेफिसिट बजट कहलाता है। तो अब इसमें जो डेफिसिट बजट होते हैं कितने तरह के होते हैं, एक रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा फिजिकल डेफिसिट और तीसरा फाइनेंशियल डेफिसिट। तो जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है, रेवेन्यू डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीव्ड। तो इस तरह के बजट को हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट के नाम से जानते हैं। Importance of the revenue deficit for economic development, government should put a control on revenue deficit. A high revenue deficit wants the government either to cut its expenditure or increase its tax and non-tax receipt. तो ये जो आपका डेफिसिट बजट होता है ये गवर्नमेंट को ये वार्न करता है या तो अपने खर्चे को कम करो या फिर टैक्सेस को बढ़ाइए, जिससे कि आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के इक्वल हो जाए। दूसरा है फिजिकल डेफिसिट, इट इज एन इम्पोर्टेंट मेजर ऑफ डेफिसिट इन द बजट। फिजिकल डेफिसिट रिफर टू द एक्सेस ऑफ ऑल द एंटिसिपेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर both on revenue and capital accounts over the anticipated government received in the year, both on revenue and capital account expected borrowings. Physical deficit is the excess of total expenditure, revenue plus capital. यानी फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है कि जो आपका टोटल रेवेन्यू है, चाहे वो इनकम है, चाहे वो कैपिटल का हो, चाहे वो रेवेन्यू का हो, उससे जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। रिसीव्ड अदर देन बोरिंग, यानी कि रेवेन्यू रिसीव्ड प्लस कैपिटल रिसीव्ड अदर देन बोरिंग। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल डेफिसिट के नाम से जानते हैं। अब इंपॉर्टेंट ऑफ द फिजिकल डेफिसिट क्या है, पहला, इट हेल्प्स टू इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। ये आपके इकोनॉमी में कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा देता है, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट बनता है, रोजगार बनता है और इकोनॉमी को ग्रोथ या बूस्ट मिलता है। इट हेल्प्स इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। Second, government can collect more resources for meeting out its expenditure. और इससे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकती है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है फिजिकल डेफिसिट में मतलब ये क्या करती है, आपकी इकोनॉमी को महंगाई की तरफ ले जाती है, क्योंकि लोगों के पास पैसे ज्यादा आ जाते हैं, जिससे इन्फ्लेशन फैल जाता है। फिर दिया, हाई फिजिकल डेफिसिट जनरली लीड्स टू वेस्टफुल एंड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। ये क्या करता है, जनरली आपके वेस्टफुल एक्सपेंसेस को या एक्सपेंडिचर को बढ़ा देता है। और क्या कहते हैं, तीसरा, द एंटायर अमाउंट ऑफ फिजिकल डेफिसिट बोरिंग इज नॉट एलिजिबल फॉर मीटिंग एक्सपेंडिचर बिकॉज ए पार्ट ऑफ इट यूज इंटरेस्ट पेमेंट में।
अब इसके द्वारा हम क्या करते हैं, मैक्सिमम अपने खर्चों को पूरा करने के लिए लोन वगैरह लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो रेवेन्यू को एक मैक्सिमम हिस्सा किसमें चला जाता है, आपके इंटरेस्ट पे करने के लिए। अब इसका अगला पोर्शन है प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट किसे कहते हैं? प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। यानी आपका जो फिजिकल डेफिसिट है और जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इन दोनों के जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी डेफिसिट के नाम से जानते हैं। यानी प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट हाउ मच गवर्नमेंट बोरिंग इज गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। यानी ये जो आपका बताती है कि गवर्नमेंट ने कितना लोन लिया है और अपने खर्चे और जो उसके इंटरेस्ट जो पे कर रही है उनके बीच में कितने का डिफरेंस है। इस रिफ्लेक्ट टू एक्सटेंड टू विच फर्दर बर्डन इज इंक्रीज। यानी वो ये बताता है कि फ्यूचर में उस गवर्नमेंट के ऊपर कितना बर्डन बढ़ने वाला है। अब फिजिकल पॉलिसी एंड इट्स रोल। फिजिकल पॉलिसी इज प्रेजेंट इज ए पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोमोटिंग एंड ए क्लियरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये जो फिजिकल पॉलिसी होता है ये इस वर्तमान इकोनॉमी में एक पावरफुल रोल प्ले करता है। किसके लिए? किसी भी इकोनॉमिक को प्रमोट करने के लिए या उसको डेवलप करने के लिए। अब ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? तो इसके ऑब्जेक्टिव है, पहला इन्वेस्टमेंट करना यानी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। दूसरा मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी जो रिसोर्सेज है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए उसको मोबिलाइज करना। फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन द ग्रोइंग नेशनल इनकम, अब आपके जो नेशनल इनकम हो रहा है उसको बंटवारा करना। फिर रोल ऑफ रिसोर्सेज मैनेजमेंट, रोल ऑफ इनकम, ये कई जगह में इसका एक ब्राइटर रोल होता है। अब रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो यहाँ दिया है, रोल ऑफ इन्वेस्टर और फिजिकल पॉलिसी एंड कैपिटल फॉर्मेशन। फिजिकल पॉलिसी कैन affect investment quantitatively and qualitatively. The quantitative aspect is concerned with the increasing investment. तो क्वांटिटी का मतलब है, फिजिकल पॉलिसी का मतलब ये है कि आपकी जो लिमिट है या जो क्वांटिटी है उसको ये क्या करता है, बढ़ाता है। फिर सेकंड इज है कि रोल ऑफ रिसोर्सेज ऑफ मैनेजमेंट, रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन, डोमेस्टिक फाइनेंसिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिक्वायरमेंट एंड इंक्रीज इन सर्विस सेविंग, यूनिटरी सेविंग एंड टैक्सेशन and investment in a private sector and public sector in investment, their level of voluntary saving brings very low. तो यहाँ पे जो मोबिलाइजेशन मतलब प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, तो इसको क्या करती है कि गवर्नमेंट अपने फिजिकल पॉलिसी के थ्रू मोबिलाइज कराती है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डायरेक्ट फिजिकल कंट्रोल करना, इंक्रीजिंग इन रेट्स एग्जिस्टिंग टैक्सेस, फिर इम्पोजिशन ये न्यू टैक्सेस। तो गवर्नमेंट इस तरह से इसको रिलीज कर सकती है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।